हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम शुरू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसमें जैसे कि दो पार्ट है, दो पार्ट में है ये चैप्टर। पहला है सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में सोशलिज्म कैसे कैसे बढ़ा था, कैसे कैसे फैला था, और फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा रशियन रिवॉल्यूशन पे, रशियन रिवॉल्यूशन को इसने कैसे इफेक्ट किया। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में क्या है, द एज ऑफ सोशल चेंज। पहले हम एज ऑफ सोशल चेंज के क्या क्या एजेस थे, जैसे कि लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, ये सब। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज, इंडस्ट्रीज और सोशल चेंज। सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में सोशलिज्म कैसे था, उसमें किस किस ने अपने विचार दिए, जैसे कि रॉबर्ट ओवन, लुइस ब्लैंक, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सोशलिज्म का किस किस ने सपोर्ट किया, जैसे कि एसडीपी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। ये कुछ ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने सोशलिज्म का सपोर्ट किया। उसके बाद हम सेकंड वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, ये तो हम पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सोशलिज्म इन रशिया, फिर रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी जो कि वहाँ पे बनाई गई थी, डिवीज़न ऑफ बोसेविक और मेसेविक। उसके बाद 1905 का रिवॉल्यूशन, फिर ब्लडी संडे, सेंट पीटर्सबर्ग, फादर गैपन, इलेक्टेड कंसल्टेंट पार्लियामेंट और डूमा। उसके बाद हम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, ये सब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड पढ़ेंगे, इसके इवेंट्स और इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे। फिर अक्टूबर रिवॉल्यूशन के इवेंट्स और इफेक्ट्स पढ़ेंगे। फिर सिविल वॉर पढ़ेंगे, और फिर मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी पढ़ेंगे, स्टालिन कलेक्टिव फार्मिंग पढ़ेंगे, और ग्लोबल इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सोशलिज्म इन यूरोप से। ठीक है, सोशलिज्म इन यूरोप, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है बच्चों, देखो ये लेसन जो है ये थ्रू लाइट ऑन द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, मतलब जो यूरोप में सोशलिज्म आने वाला है उसकी तरफ ये फोकस करता है, उसको ये लेसन दिखाता है। द ड्रामेटिक इवेंट्स दैट फोर्स द रूलिंग मोनार्क सार निकोलस सेकेंड टू गिव अप पावर, इसमें कैसे ड्रामेटिकली इवेंट्स हुए थे, और जिसके कारण जो सार निकोलस सेकंड जो था, रशिया का एम्पायर था, रशिया का राजा था, उसने अपनी मोनार्की रूल जो है वो कैसे उससे छीन ली गई, जबरदस्ती ले ली गई, और उसने अपनी पावर जो थी वो दे दी। वन कैन सी हाउ द आइडिया ऑफ सोशलिज्म ब्रॉट अबाउट रशियन रिवॉल्यूशन, और रशियन रिवॉल्यूशन में जो सोशलिज्म आइडिया था उसने कैसे इसको इससे रशियन रिवॉल्यूशन में इसने कैसे काम किया। तो ये सब चीज़ें हाँ इस चैप्टर में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द एज ऑफ सोशल चेंज। एज ऑफ सोशल चेंज में हम देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द सोसाइटी। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, 9th में भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा और 10th के भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इससे पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था बच्चों, देखो मैंने पहले भी कहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसने पूरे यूरोप को इफेक्ट किया। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ साथ जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ तो पूरे यूरोप में उसका इफेक्ट पड़ा और रशिया में भी उसका इफेक्ट पड़ा। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसने क्रिएटिंग और ड्रामेटिक चेंज सोसाइटी में जो थी, सोसाइटी में एक ऐसे चेंज को, ऐसे बदलाव को ला दिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जो कि अभी से पहले नहीं था। ये एक पॉसिबिलिटी हुई कि समाज जो है वो समाज में चेंज आया। ये चेंज कैसे आया, अब जो लोग थे, जो पीपल्स थे वहाँ के यूरोप के, वो लोग जो है वो तीन तरह के लोग थे यूरोप में। एक थे कंजर्वेटिव्स, दूसरे थे लाइबरल्स और तीसरे थे रेडिकल्स। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये लोग जो थे ये कैसे कैसे लोग थे, कंजर्वेटिव्स, लाइबरल्स और रेडिकल्स। जो कंजर्वेटिव्स थे वो उनका मानना था कि जो चेंज होते हैं वो धीरे धीरे होने चाहिए, आराम आराम से होने चाहिए। जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि बस हमें फ्री छोड़ दो, हम फ्री हैं। और जो रेडिकल्स थे वो, उनका मानना था कि चेंजेस जो है वो रातों रात होने चाहिए, यानी कि एकदम से ये चेंजेस जो है वो आने चाहिए। सॉरी।
तो आगे हम पढ़ते हैं कि यूरोप का जो समाज था, यूरोप की जो सोसाइटी थी, वो इन 3 पार्ट्स में बटी हुई थी, कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स और लाइबरल्स। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है लाइबरल्स। लाइबरल्स जो थे वो कौन थे? वो अपर क्लास के लोग थे और इनकी सोच जो थी वो खुली सोच थी। जैसे कि अभी मैंने बताया, लाइबरल्स जो थे वो क्या सोचते थे कि हम फ्री हैं, हम आज़ाद हैं। तो ये जो समाज का जो वर्ग था, समाज का जो अपर क्लास था, वो इस लाइबरल वाले ग्रुप में आता था। अब देखो ये क्या मानते थे? वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन। ये ऐसे नेशन की कल्पना करते थे या ऐसे नेशन को चाहते थे जो कि सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करे। दे वॉन्ट अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूल। वो खिलाफ थे अनकंट्रोल्ड पावर, जो डायनेस्टिक रूल था, जो राजा महाराजा का रूल चला आ रहा था, उस रूल के ये लोग खिलाफ थे। जो लाइबरल्स थे वो इस रूल के खिलाफ थे। जो राजा महाराजा का रूल था, जो मोनार्की रूल था, उसके ये लोग खिलाफ थे, अगेंस्ट थे। दे वॉन्टेड राइट फॉर इंडिविजुअल। वो हर एक आदमी के, हर एक इंसान के राइट के बारे में राइट की मांग करते थे, चाहते थे कि हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को इक्वली राइट दिए जाएं। They argued for an elected parliamentary government subject to law interpreted by well-trained judiciary that was independent of rural and official. अब इनका मानना था कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाई जाए। मतलब कि इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मीन्स जो लोग हैं, जो यूरोप के लोग हैं, जो रशिया के लोग हैं, जो यूरोप का समाज है, वो सब मिलकर के एक ऐसी गवर्नमेंट को बनाए जो कि इलेक्टेड की हुई गवर्नमेंट हो, यानी कि उसका इलेक्शन हुआ हो और वो ही नियम कानून बनाए, और उसके अलावा एक वेल ट्रेंड जुडिशरी भी हो, यानी कि एक जुडिशरी डिपार्टमेंट भी हो, और जुडिशरी डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो रूलर्स के लिए और ऑफिशियल्स के लिए। मतलब उसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं होना चाहिए। एक वेल ट्रेंड पार्लियामेंट्री सिस्टम हो और उसके अलावा एक जुडिशरी सिस्टम भी हो जिस पे किसी का भी दबाव नहीं होना चाहिए। दे वर नॉट डेमोक्रेटिक बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, अब देखो इनकी लिबरल्स की जितनी भी बातें थी वो सारी डेमोक्रेटिक थी, लेकिन यहाँ पे जो एक बात थी कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को नहीं मानते थे, वो इसके समर्थक नहीं थे, और इसी कारण से ये जो थे लिबरल्स जो थे ये डेमोक्रेटिक नहीं थे। तो ये तो थे बच्चों लिबरल्स। अब दूसरा हम पढ़ते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन थे? रेडिकल्स जो थे वो लोअर क्लास थे, लोअर पीपल थे, यानी कि गरीब लोग थे, पीजेंट, फार्मर्स, ये सब इनमें थे। ये क्या चाहते थे? वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। ये ऐसे नेशन की कल्पना करते थे जहाँ पे गवर्नमेंट ऐसी हो जो कि कंट्री की मेजोरिटी के बेस पे हो, यानी कंट्री में जिन लोगों की ज़्यादा मेजोरिटी है उन्हीं की सरकार वहाँ पे होनी चाहिए। इनका ये मानना था कि मेजोरिटी जिसके, यानी कंट्री में ज़्यादा लोग जिसके हैं वही सरकार बनाए और उन्हीं का शासन हो। जैसे कि मान लो इंडिया है, तो इंडिया में बहुमत है हिंदुओं का, मेजोरिटी किसकी है? हिंदुओं की, तो हिंदुओं की सरकार होनी चाहिए। तो ये जो रेडिकल्स थे इनका ये मानना था। They dislike concentration of property in hand of a few, not the extent of private property. ये इसके भी खिलाफ थे कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक के हाथ में हो या किसी कुछ लोगों के हाथ में हो। इनका मानना था कि प्राइवेट, नॉट द एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को, जैसे कुछ लोगों के पास लैंड होती है, कुछ लोगों के पास ज़मीन होती है, तो जैसे कि ये लोअर क्लास के थे तो इनके पास, इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, लैंड नहीं थी, तो इनका ये मानना था कि ज़मीनें जो कुछ लोगों के पास हैं ये गलत है और ज़मीनें जो हैं इक्वली सबके पास होनी चाहिए। तो ये जो थे, तो ये थे रेडिकल्स। ये रेडिकल्स की विचारधारा थी। रेडिकल्स क्या चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास ना हो, जो हो वो सारी गवर्नमेंट हो, और गवर्नमेंट जो है वो सब में इंडिविजुअल, सब में इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। यानी कि कोई बच्चा जैसे पैदा हुआ तो गवर्नमेंट उसको इतना कैपिटल दे दे कि वो जो है वो पूरी लाइफ टाइम जो है वो फिर किसी तरह की उसको प्रॉब्लम ना हो, और फिर बाद में जब वो मर जाए तो उससे वो जो उसकी जो ज़मीन है, उसका जो कैपिटल है वो उससे ले ले। तो ये जो थी ये सोशलिज्म विचारधारा थी। अब जो तीसरे तरह के लोग थे, तीसरा ग्रुप जो था वो था कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स जो थे वो कौन थे? वो थे एरिस्टोक्रेट। देखो
लिबरल्स कौन थे, अपर क्लास थे, और रेडिकल्स कौन थे, लोअर क्लास थे, और जो ये कंजर्वेटिव थे ये थे एरिस्टोक्रेट, ठीक है। दे रेजिस्ट चेंज, ये चेंज के अपोज में थे, यानी कि ये चेंज नहीं चाहते थे ये, क्योंकि ये एरिस्टोक्रेट थे। अब ये इनका मानना था कि अगर चेंज होगा तो हमारी सरकार जो है, हमारी जो सत्ता है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये एरिस्टोक्रेट थे तो ये तो चाहेंगे कि भाई हमारी सरकार बनी रहे, तो ये इसका अपोज करते थे। After the revolution, they started accepted change, provide it was slow and had linked and represent the past. अब जैसे रिवॉल्यूशन हुआ, अब ये वैसे तो चेंज नहीं चाहते थे ये, लेकिन रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों ने जब प्रेशर डाला तो इन लोगों ने चेंज को एक्सेप्ट किया, लेकिन इनका मानना था जो चेंज जो है वो धीरे धीरे चेंज हो, चेंज जो है वो एकदम से ना हो, स्लो धीरे धीरे चेंज हो। तो इस तरीके से ये थे बच्चों कंजर्वेटिज्म। तो हमने यूरोप के जो सोशलिज्म लोग थे, यूरोप के जितने भी लोग थे उनको 3 कैटेगरी में बांटा, कौन कौन, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज। अब यूरोप में इंडस्ट्रीज आ गई, ठीक है। अब इसी दौरान, इसी युग में, इसी बीच में इंडस्ट्रीज आ गई, तो इंडस्ट्रीज ने कैसे सोसाइटी को चेंज कर दिया। इट वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी शुरू हुआ यहाँ से। कैसे क्या क्या शुरू हुआ, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर पुश इनटू फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस। अब इंडस्ट्री शुरू हुई, जैसा कि रिवॉल्यूशन चल रहा था, ऑटोक्रेसी थी, ऑटोक्रेटिक लोग थे, डिक्टेटर लोग थे, मोनार्की लोग थे। तो इन लोगों ने क्या किया, मैन, वुमेन और बच्चों को ज़बरदस्ती फैक्ट्रीज में काम करना शुरू करा दिया, और लो वेजेस पे, इनको पैसे जो हैं वो बहुत कम दिए जाते थे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स हु वर फैक्ट्री ओनर फेल्ट दैट एफर्ट मस्ट बी एनकरेज so that benefit of industrialization should be passed on the workers। अब देखो, कंजर्वेटिज्म को तो अलग हटा दो, लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो ज़्यादातर फैक्ट्री ओनर्स थे, इनमें से मैक्सिमम लोग जो थे वो फैक्ट्री ओनर्स थे। तो ये जो है ये एनकरेज करते थे किसको, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट शुड बी पास्ड ऑन टू वर्कर। ये प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहा है, ये वर्कर्स की वजह से हो रहा है, ये मजदूरों की वजह से हो रहा है। तो ये जो थे ये इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज और सोशल चेंज जो है ये टॉपिक था। अब आगे हम पढ़ते हैं सोशलिज्म इन यूरोप, ठीक है। अब तो ये जो प्रॉफिट था, जो इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट जो हो रहा था, वो प्रॉफिट किसी एक इंडिविजुअल के पास ना होकर के ये वर्कर्स में बांट देना चाहिए इक्वली। तो ये किसकी विचारधारा थी, ये थी लिबरल्स की और रेडिकल्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म कैसे फैला। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। अब सोशलिस्ट जो थे वो अलग अलग विजन को, अपने फ्यूचर को अलग अलग विजन में अलग अलग तरह से देखते थे। कैसे, देखो यहाँ पे कुछ सोशलिस्ट के बारे में दे रखा है। सबसे पहला है रॉबर्ट ओवन जो थे सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कमेटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोऑपरेटिव कमेटी के बारे में सोचा, कोऑपरेटिव कमेटी बनाई जिसका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडिया, ठीक है। इसमें ये रॉबर्ट ओवन ने किया था। अब फ्रांस में क्या था, फ्रांस में लुइस ब्लैंक जो थे वांटेड टू गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। जो लुइस ब्लैंक थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे। यानी कोऑपरेटिव्स क्या होते थे बच्चों, जहाँ पे कुछ लोग मिल करके किसी काम को करते थे उसको कोऑपरेटिव कहा जाता था, और जो उसका प्रॉफिट होता था वो ही लोग आपस में बांट लेते थे। तो इनका मानना था कि जो कोऑपरेटिव्स होते थे उसको गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए, और जो कैपिटलिस्ट थे उसकी जगह रिप्लेस कर देना चाहिए। यानी जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस थे उनकी जगह कोऑपरेटिव्स को गवर्नमेंट एनकरेज करे, यानी कि बढ़ावा दे। अब सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ सोशल एवल्स। जो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट का मानना था, सोशलिस्ट जो थे वो अगेंस्ट थे, खिलाफ थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के। यानी कि किसी के पास अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत सारी है तो उसके ये खिलाफ थे। ये मानते थे कि ये जो चीज़ है ये क्या है, रूट ऑफ सोशल एवल्स। ये सोशल एवल्स के रूट्स है, यानी कि जड़ें जो है सोशल एवल्स, यानी कि क्या, सोशल एवल्स मतलब जो राक्षस है, सोशल राक्षस, या जिसको हम खतरा
कह सकते हैं, सोशलिस्ट को ये खतरा देने वाले जो जड़ें हैं, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं वो सोशलिज्म को खतरे में डालती हैं। सम बिलीव इन कॉपरेटिव्स, कुछ जो है वो कॉपरेटिव्स को में बिलीव करते थे। सम डिमांडेड दैट गवर्नमेंट मस्ट एनकरेज कॉपरेटिव्स, और बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते थे, वो डिमांड करते थे कि सरकार जो है वो भी कॉपरेटिव्स को एनकरेज करे, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था लुइस ब्लैंक ने इस चीज़ की डिमांड की थी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट थे यूरोप में, कार्ल मार्क्स। देखो कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल आइडेड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल जो थे वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी को, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक जो थे उन्होंने क्या किया, इंडियन इंडस्ट्रियल सोसाइटी और कैपिटलिस्ट को दोनों को ऐड कर दिया था, क्योंकि तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी को इन्होंने, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी उसको कैपिटलिस्ट में ऐड कर दिया था। अब देखो कार्ल मार्क्स के आगे हम कुछ थॉट्स पढ़ेंगे। कैपिटलिस्ट वुड बी रिप्लेस बाय अ सोशली कलेक्टिव वेयर ऑल वर इक्वल इन ओनरशिप एंड रिवॉर्ड ऑफ प्रोडक्शन। अब कैपिटलिस्ट जो था, जैसे कि अभी ऊपर बताया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी को उन्होंने किस में ऐड कर दिया था, कैपिटलिस्ट में। तो उनका मानना था कि कैपिटलिस्ट जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाए सोशलिस्टिक कलेक्टिव में, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यानी कि इस जगह पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ऑल वर इक्वल इन ओनरशिप, और सभी को जो है पूरी तरह से पूरी इक्वल रूप में ओनरशिप मिलनी चाहिए, एंड रिवॉर्ड ऑफ प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन का रिवॉर्ड है, यानी कि जो प्रोडक्शन में जितना भी पैसा आ रहा है या जो भी काम हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। अब मार्क्स जो थे वो बिलीव करते थे दैट अ सोशलिस्ट सोसाइटी वुड फ्री द वर्कर्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट। मार्क्स का विश्वास था, मार्क्स का मानना था कि जो सोशलिस्ट सोसाइटी है वो फ्री होनी चाहिए, और वर्कर्स जो हैं वो कैपिटलिस्ट से पूरी तरह से फ्री होने, मतलब उस पर किसी भी तरह का कैपिटलिस्ट का दबाव नहीं होना चाहिए। वर्कर्स जो है वो पूरी तरह से कैसे होने चाहिए, आज़ाद होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, और वो अपनी मर्जी से काम करने चाहिए, उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, और इसको एक कम्युनिस्ट सोसाइटी कहते थे। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, अब सोशलिज्म के सपोर्ट में क्या क्या मत थे, क्या क्या वो थे, सोशलिज्म के सपोर्ट में जो लोगों के मत थे वो क्या क्या थे, देखो। सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सेकेंड इंटरनेशनल टू स्प्रेड सोशलिस्ट आइडिया। सोशलिस्ट जो लोग थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल, और इसको स्प्रेड किया, इसने स्प्रेड किया, सेकेंड इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसने स्प्रेड किया सोशलिस्ट आइडियाज़ को, जो भी सोशलिस्ट के आइडियाज़ थे उसको स्प्रेड करने के लिए, उसको फैलाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड बिगन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग कंडीशन। जो जर्मनी और इंग्लैंड के वर्कर्स थे उन्होंने भी एसोसिएशन बनाई, और इस एसोसिएशन से वो क्या करते थे, अपने बेटर लिविंग कंडीशन के लिए वो लड़ाई करते थे, यानी इस एसोसिएशन के थ्रू वो अपनी डिमांड्स जो है वो रखते थे। दे सेट अप फंड्स फॉर मेंबर्स इन डिस्ट्रेस, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। ये क्या करते थे, इसके जो मेंबर्स होते थे वो फंड्स इकट्ठा करते थे, और इस फंड से वो जो वर्कर क्या करते थे, अपने जो वर्किंग आवर्स थे उसको रिडक्शन करते थे, मतलब कि फंड्स बनाते थे और आपस में मिलजुल करके वर्किंग आवर्स को कम करते थे, और इन्होंने राइट टू वोट का भी अधिकार जो है वो मांगा था, उसकी भी डिमांड इन्होंने की थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये इसके सोशलिज्म के सपोर्ट में लोगों का मानना था। तो ये तो बच्चों हो गया आपका सोशलिज्म इन यूरोप। ठीक है, सोशलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर जो है वो अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका एक पार्ट जो है वो ख़त्म होता है, सोशलिज्म इन यूरोप। ये यूरोप की कहानी थी। अब हम सेकंड पार्ट में, सेकंड वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रशियन रिवॉल्यूशन, मतलब सोशलिज्म जो है वो कैसे रशियन रिवॉल्यूशन में हेल्पफुल था। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था, कंटेंट पढ़ा था कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था एक इंट्रोडक्शन से। उसके बाद हमने सोशल चेंज का एज देखा था। फिर हमने यूरोप में जो
जो सोशलिज्म बटा हुआ था, यूरोप का जो समाज था, यूरोप की जो सोसाइटी थी वो किन पार्ट्स में बटी हुई थी, रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स। इनके बारे में पढ़ा कि सबकी विचारधारा क्या क्या थी। फिर हमने पढ़ा इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज, इंडस्ट्रीज ने कैसे सोसाइटी को चेंज किया। फिर हमने पढ़ा सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में सोशलिज्म कैसे फैला, कौन कौन से जो मेन सोशलिस्ट थे उनकी विचारधारा हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या काम किए गए। तो ये सारी चीज़ें हम इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ने जाएंगे द रशियन रिवॉल्यूशन, जो कि आप सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। इसको दोबारा देखिए और इसके जो नोट्स हैं वो आप स्लाइड्स में से पॉज करके आप लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रशियन रिवॉल्यूशन के साथ।